नमस्कार दोस्तों, कुंडलिनी जागरण की हमारी इस अगली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर फिर बात करने वाले हैं कि बहुत से लोगों की कई बार ये क्वेरी होती है, ये प्रश्न होता है कि हम कुंडली को कैसे जागृत करें। तो इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि उसका जागरण आदमी को कैसे करना चाहिए, उसकी विधि क्या होती है, उसका मेथड क्या होता है, सबसे पहले आपको इसके बारे में ये जानने की ज़रूरत है कि वास्तव में जो कुंडलिनी जागरण से जुड़ी हुई जो नाड़ियाँ, जिन 3 नाड़ियों को बताया गया है वो क्या हैं, और उनके बारे में अलग अलग जो है शास्त्रों में और अलग अलग जो जितने भी जो ग्रंथ हैं उनमें जो उनके बारे में दी गई जानकारियां हैं वो क्या बताती हैं। तो कुंडलिनी जागरण में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं नाड़ी के ऊपर कि नाड़ी जो है वास्तव में है क्या। दोस्तों, नाड़ी की जो है परिभाषा हर ग्रंथ में अलग अपने हिसाब से दी गई है। अगर आप आयुर्वेद में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको नाड़ी का जिक्र मिलेगा। अगर आप कुंडलिनी योगा में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको नाड़ी के बारे में जो है जानने को मिलेगा। और अगर आप ज्योतिष में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको कुंडलिनी से रिलेटेड जहाँ पे भी आप जानकारी रखते हैं वो जानते हैं, वहाँ पे भी नाड़ी का विचार किया जाता है। तो दोस्तों, एक ही नाड़ी जो है वो 3 अलग अलग जगह में कैसे अलग हो सकती है। दोस्तों, इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें जो टर्म दी गई हैं वो किसी एक विशेषज्ञ से रिलेटेड ना होकर, बल्कि ये इसका समावेश सारे जितने भी जो शास्त्र हैं और जितने भी जो ग्रंथ हैं उनका एक ही चीज़ में होकर होता है। तो नाड़ी आप देखेंगे तो तीनों जो है ज्योतिष में, कुंडलिनी योगा में और आयुर्वेद में, इन तीनों ही जगह उपस्थित है, प्रेजेंट है। लेकिन उसका मतलब आपको समझने के लिए उसको भीतर से जाके समझना पड़ेगा कि कैसे वो ज्योतिष में अलग है, कैसे वो कुंडलिनी नाड़ी जो योग है उसमें अलग हो जाती है, और कैसे वो आयुर्वेद के लिए अलग होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि नाड़ी को जब हम आयुर्वेद के संबंध में समझते हैं तो वहाँ पर उसका क्या मतलब होता है। आयुर्वेद में दोस्तों ये बताया गया है कि मानव शरीर के अंदर 3 ही मुख्य प्रकार के विकार होते हैं जिनसे सारी जो है बीमारियों का जन्म होता है। उसमें पहला है वात, दूसरा है कफ और तीसरा है पित्त। और दोस्तों, यहाँ पर आयुर्वेद के अंदर जो है वो नाड़ी तंत्र बताया गया है। नाड़ी तंत्र को जो है वो कुछ हद तक जो है रिजम्बलेंस उसका किया गया है स्नायु तंत्र से। स्नायु तंत्र जो है वो नर्वस सिस्टम को बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर आप नाड़ी तंत्र को समझेंगे तो वो सिर्फ स्नायु तंत्र ना होकर कई तरह की नसों का जाल है जो हमारे शरीर में उपस्थित होता है। उन नसों के अंदर वे नसें भी आती हैं जो आपके खून को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। उसके साथ साथ नर्वस सिस्टम भी आता है, स्नायु तंत्र भी जो जाल फैला होता है वो भी आता है। वो जो है हर तरह के मैसेज और हर तरह का कम्युनिकेशन शरीर में एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। उसके अलावा आप देखेंगे तो और भी कई प्रकार की जो ग्रंथियां हैं वो इसी प्रकार के तंत्र से जुड़ी हुई हैं, जहाँ से हार्मोन सिक्रीट होते हैं तथा अलग अलग शरीर की क्रियाएं जो हैं वो होती हैं। यहाँ पर दोस्तों एक सबसे गहरी बात ये बताई गई है कि वास्तव में आयुर्वेद के अंदर नाड़ी तंत्र काम कैसे करता है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का शरीर, उसका जो मस्तिष्क है वो कैसे काम करता है, इसी चीज़ से आप समझ पाएंगे कि नाड़ी तंत्र वास्तव में क्या है और कैसे काम करता है। दोस्तों, आप देखेंगे तो हमारे शरीर के अंदर मन को जो है वो बताया गया है कि वो चंचल होता है और आदमी के शरीर को कुछ भी काम करने की प्रेरणा मन से प्राप्त होती है। तो जब आपका मन किसी भी चीज़ के प्रति जो है आसक्त होता है या आप ललायित होता है तो वो आपके मस्तिष्क को संदेश भेजता है, और मस्तिष्क जो है वो मन के अनुरूप कार्य करते हुए शरीर को तैयार करता है उस काम को करने के लिए कि वो काम शरीर कैसे करे। तो आप चेन समझ सकते हैं कि पहले मन जो है वो किसी भी चीज़ के प्रति इंटरेस्ट दिखाता है, फिर वो मस्तिष्क को जो है मैसेज भेजता है कि उसको क्या काम करना है उस चीज़ को पाने के लिए। उसके बाद जो है वो मस्तिष्क जो है वो नाड़ी तंत्र को जो है सूचनाएं भेजता है कि कैसे जो है शरीर को काम करवाना है उस संबंधित विषय में जिसको मन चाहता है। सपोज कीजिए किसी आदमी को पानी पीना है, उसका मन कर गया कि उसको इस समय पानी या जूस पीना है। तो सबसे पहले मन ने जो है वो मस्तिष्क को बताया कि शरीर को जो है वो जूस की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो है मस्तिष्क ने विचार किया, सोचा उसके अकॉर्डिंग कि जूस कहाँ पे मिलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग उसने शरीर को तैयार किया। व्यक्ति वहाँ से उठा, अपनी जगह से खड़ा हुआ और फ्रिज तक गया, फिर उसने जूस निकाला, गिलास निकाला। ये सब काम जो है मस्तिष्क उससे करवा रहा है, जैसा मन ने बोला था उसके अकॉर्डिंग ही शरीर की सारी क्रियाएं होती हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को कनेक्ट करके आप देख सकते हैं, तो ये स्पष्ट किया गया है कि नाड़ी जो तंत्र है वो शरीर के अंदर उपस्थित होता है, और जो मस्तिष्क से और आपके मेरुदंड से, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, उससे भी कई बार जुड़ा होता है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नाड़ी तंत्र को कैसे स्वस्थ रखा जाए और कैसा जो है नाड़ी तंत्र स्वस्थ रहता है, ताकि मस्तिष्क की चेतना जो है वो बिल्कुल अच्छे तौर पर बनी रहे, आदमी की याददाश्त अच्छी रहे, आदमी का जो सिस्टम नाड़ी तंत्र है वो परफेक्ट काम करेगा। तो आप देखेंगे उस मनुष्य की जो चेतना है वो बहुत जल्दी जगती है। तो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि नाड़ी तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए आपको कुछ तत्वों की जो है वो शरीर को बहुत रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें सबसे पहला है आयरन। लोह तत्व को बताया गया है। आयरन आपको अपने खाने के अंदर भरपूर रखना चाहिए। आपको विटामिन B12 और B6, जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, वो आपके भोजन में प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। कॉपर आपके जो है खाने में उसकी मात्रा होनी चाहिए। ऐसी सब्जियां या ऐसे फल जिनमें कॉपर जो है आपके शरीर को मिल सकता है वो खाना चाहिए। विटामिन ई से भरपूर अनाज और जो है फलों का जो है आदमी को सेवन करना चाहिए। इसके अलावा फॉस्फोरस जो है वो बताया गया है कि वो भी स्नायु तंत्र के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिससे व्यक्ति को फॉस्फोरस मिले। आलमंड को बताया गया है, बादाम जो होते हैं वो व्यक्ति को खाना चाहिए। सलाद और कोकोनट जो है वो खाने चाहिए। ये सभी जो आप देखेंगे पोषक तत्व हैं, ये स्नायु तंत्र नाड़ी तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति अपनी कुंडलिनी जागरण करने का प्रयास करता है तो उसको सबसे पहले जो है अपने शरीर की नाड़ियों को संतुलित करना चाहिए। शरीर की नाड़ियों को कैसे संतुलित करना चाहिए उसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। इस पर मैं अलग से एक वीडियो आपको बना के बताऊँगा कि कैसे आप अपने खाने पीने की चीज़ों को कंट्रोल करके अपने नाड़ी तंत्र को संतुलित कर सकते हैं, और उससे जो है आप पाएंगे कि आपकी जो चेतना का स्तर है वो पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है, बहुत ज़्यादा विकसित हुआ है। तो दोस्तों इसमें एक सरल विधि बताई गई है कि 5 बादाम और 11 किशमिश को अगर आप रात में भिगो कर रख दें और सुबह खाली पेट उठकर उसको जो है खूब चबा चबा कर अगर आप उसका सेवन करें, तो वो जो है आपके स्नायु तंत्र और नाड़ी तंत्र को जो है वो स्वस्थ रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों इसके अलावा कुछ और चीज़ें बताई गई हैं जो आपके स्नायु तंत्र या नाड़ी तंत्र को आयुर्वेद के अकॉर्डिंग स्वस्थ रख सकती हैं, जिसमें शहद का सेवन है, नींबू का सेवन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को बताया गया है, हर्बल टी जो है लोग लेते हैं। सोयाबीन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके अंदर सोयाबीन की जो बड़ी है आप वो खा सकते हैं। सोयाबीन का आप दूध यूज़ कर सकते हैं। गेहूं का तेल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ गेहूं की जो घास होती है उसका रस अगर व्यक्ति लेता है तो उसका जो नाड़ी तंत्र है, उसका जो स्नायु तंत्र है वो बहुत स्वस्थ रहता है। दोस्तों ये तो मैंने आपको आयुर्वेद के बारे में बताया कि आयुर्वेद में नाड़ी किसको बताया गया है। अब मैं आपको ज्योतिष में लेकर आता हूँ, जो ज्योतिष लोगों को बताया जाता है कि नाड़ी क्या है। दोस्तों जब भी आप जाके किसी ज्योतिष से पूछेंगे तो सदैव जो है वो विवाह जो है करने से पूर्व नाड़ी का मिलान किया जाता है कि जो वर और वधू होते हैं उनकी नाड़ी तो आपस में नहीं लग रही है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ज्योतिष के अकॉर्डिंग ज्योतिष ने भी आयुर्वेद को ही बेस मानकर 3 प्रकार की नाड़ियों का जो है निर्धारण किया है। दोस्तों आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जो ज्योतिष है और जो आयुर्वेद है वो दोनों आपस में इतने कनेक्ट हो रखे हैं कि ज्योतिष जो है वो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, जो आपको खगोलीय पिंडों, ग्रहों, तारों, नक्षत्रों से जोड़ता है, और आयुर्वेद वो ज्ञान है जो उन्हीं नक्षत्रों, तारों और ग्रहों को आपके शरीर से लाकर जोड़ देता है कि किस तरह से वो आपके शरीर पर इफ़ेक्ट करते हैं और आपका जो है आप पर उनका असर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ज्योतिष में वात, कफ और पित्त को आधार बनाकर 3 तरह की नाड़ियों को जो है बताया गया है। दोस्तों सबसे पहले जो है आध और आदि नाड़ी जिसे बोला जाता है वो है, ये वात प्रधान नाड़ी है। दोस्तों वात प्रधान नाड़ी के जो है 27 नक्षत्रों में से जो नक्षत्र इस आदि नाड़ी में आते हैं वो हैं ज्येष्ठा, मूला, आद्रा, पुनर्वास, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर फाल्गुनी, हस्त और अश्विनी। तो दोस्तों वात प्रधान जो आप देखेंगे नाड़ी है वो फायर एलिमेंट से संबंधित होती है। तो ऐसे लोगों के अंदर जो ताप होता है वो ज़्यादा होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो हाई होती है। उसके बाद मध्य नाड़ी को बताया गया है कि जो पित्त प्रधान है, पित्त प्रधान जो है नाड़ी है
उसमें दोस्तों ये बताया गया है कि पित्त प्रधान नाड़ी के अंदर जो है 27 नक्षत्रों में से मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, भरणी, धनिष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, पुष्य, पूर्व फाल्गुनी व उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आता है दोस्तों इसी तरह से अंत्य नाड़ी है वो कफ प्रधान नाड़ी जिसे बताया गया है, उसके अंदर स्वाति, विशाखा, कृतिका, रोहिणी, अश्लेषा, मघा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और रेवती नक्षत्र को बताया गया है। आप देखेंगे 27 नक्षत्रों को इन 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। दोस्तों यहाँ पर जब मैंने आपको आयुर्वेद के बारे में बताया तो वात, कफ और पित्त के बारे में इनकी प्रकृति में आपको बता दूं कि जो पित्त है वो फायर एलिमेंट से रिलेटेड होता है, जो जिसमें अग्नि तत्व होता है। कफ जो है वो आपका भूमि तत्व से रिलेटेड जो है वो प्रदर्शित करता है, और जो वात है वो वायु को दिखाता है, आकाश तत्व को दिखाता है दोस्तों। तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग जो है ये 3 मुख्य नाड़ियों के अंदर जो है इसको विभाजित किया गया है। और आप जब देखेंगे कि जब नाड़ी मिलान किया जाता है शादी से पूर्व, विवाह से पूर्व जो है, तो उसके अंदर देखा जाता है कि वर और कन्या की जो है वो नाड़ी तो कहीं नहीं लग रही है दोस्तों। अगर किसी वर की और कन्या की जो है वो आदि और अंत्य नाड़ी मिलती है तो उसी के अकॉर्डिंग इनको अंक दिए गए हैं, गुण दिए गए हैं कि कितने गुणों से बनती है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि 8 गुण जो है वो अगर मैच करती है कुंडली, अगर मान लीजिए किसी वर और कन्या की जो आप नाड़ी देखेंगे वो आदि और अंत्य हैं, तो उनका माना जाता है कि ये विवाह शुभ होगा। इसी तरह से विचार किया जाता है कि कहीं उनका जो है नाड़ी का आपस में गलत मिलान तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर एक ऐसा व्यक्ति जिसका जो है जिसकी जो प्रकृति है, जिसका जो स्वभाव है वो पित्त प्रधान है, और मान लीजिए वो गलत अगर जो उसका नाड़ी संबंध बन जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के बीच में जो है वो संतान उत्पत्ति में भी दिक्कत हो सकती है। तो आयुर्वेद और ज्योतिष देखेंगे तो आप इतना अद्भुत और इतना जो है रहस्यमय ज्ञान है, इतना इंटरेस्टिंग मज़ेदार ज्ञान है कि आप जितना इसको जानते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि हमारे पूर्वजों ने कितना जो है बड़ा खजाना जो है वो इकट्ठा कर रखा था। हम हमारे शरीर से संबंधित, हमारे मन से संबंधित, हमारे मस्तिष्क से संबंधित, हमारी चेतना से संबंधित। और जब जब जो है मैं इसको जानता हूँ तो मेरे को अंदर से जो है बहुत खुशी होती है ये बताते हुए दोस्तों कि ये जितना आप इसको जानते जाएंगे उतने आपके जो भ्रम हैं, आपका जो आप देखेंगे जो एक अनिश्चितता की स्थिति है, आपकी जो परेशानी है, आप जो परेशान होते हैं वो दूर होती चली जाती है। इसके अलावा अब मैं मुख्य बात पर आता हूँ कि किस तरह से जो है ये कुंडलिनी योगा या कुंडलिनी नाड़ी जो है संबंधित होती है। कुंडलिनी के अंदर, कुंडलिनी जो योगा लोग करते हैं उसमें 3 तरह की नाड़ियों को जो है बताया गया है। आप देखेंगे राइट हैंड के अंदर पिंगला नाड़ी बताया गया है, उसके बाद जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में बताया गया है ईड़ा नाड़ी होती है, और मध्य में सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो ये 3 मुख्य नाड़ी बताया गया है दोस्तों। मैंने अपनी रिसर्च से जो है इनको कनेक्ट किया है कि जो पिंगला नाड़ी है वो शिव तत्व को दिखाती है, क्योंकि शिव तत्व को दिखाती है ये, तो इसको मैंने पित्त प्रधान रखा है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो ईड़ा नाड़ी है वो जो है वो ब्रह्मा को दिखाती है, क्रिएशन को दिखाती है, तो उसको मैंने कफ प्रधान रखा है। उसके अलावा आप सुषुम्ना नाड़ी को देखेंगे तो जो सुषुम्ना नाड़ी है वो वात प्रधान है, और उसके साथ साथ ये जो संबंध करती है वो नर्वस सिस्टम से संबंध करती है। उसके अलावा आप ईड़ा नाड़ी को देखेंगे जो कफ प्रधान है, वो आपके स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी की, आपका शरीर कैसे बना हुआ है, किन चीज़ों से बना हुआ है, उसको जो है रिप्रेजेंट करती है। और जो पिंगला नाड़ी है जो पित्त तत्व से जो है रिलेटेड है, वो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को दिखाती है कि आपके शरीर के अंदर जो है वो मेटाबॉलिज्म जो है वो किस रेट में होता है उसको दिखाती है, फायर एलिमेंट को दिखाती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया कि कैसे नाड़ी का जो अद्भुत विज्ञान है वो आयुर्वेद, ज्योतिष और कुंडलिनी योगा तीनों के अंदर जो है समावेशित करके इसको बताया गया है। अगली वीडियो में मैं इस चीज़ को और एलोबरेट करके बताऊंगा कि पीड़ा, ईड़ा, पिंगला और जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें आप देखेंगे तो किस तरह से ये पित्त प्रधान, कफ प्रधान और वात प्रधान अगर कोई व्यक्ति है कैसे जान सकता है कि उसकी राशि जो है वो किस प्रधान तत्व में आती है आयुर्वेद के। अगर सपोज़ कीजिए किसी व्यक्ति की राशि जो है वो मेष राशि है, तो मैं उसको ये बताऊंगा कि वो जो है किस नाड़ी से संबंधित है, साथ ही साथ उसका जो है इन तीनों कफों में से कौन सा प्रधान तत्व है, तो उसकी शांति के लिए उसको बैलेंस करने के लिए उसको किन किन पदार्थों का सेवन करना चाहिए कुंडलिनी योग करने से पूर्व,
उसके साथ साथ जो है उन पदार्थों का सेवन करने के पश्चात जो है कितने टाइम के बाद जो है उसको कुंडलिनी योगा शुरू करना चाहिए और क्या उसके मेथड हैं, किस तरह से उसको करना चाहिए। तो आप इन चीज़ों को जानकर जो है वो काफ़ी जो है वो ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।